स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में आपने देखा उपसर्जक यौगिक योगात्मक यौगिक होते हैं और योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण। द्विक लवण और संकुल लवण में यह अंतर है। द्विक लवण जैसा कि हम जानते हैं फिटकरी K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2। ये ट्रिलियन में यानी इसको जब वाटर में घोला जाता है तो K+SO4 2 माइनस Al3+ इन सब आयनों में विभक्त हो जाता है। यानी द्विक लवण को पानी में घोलने पर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और इन आयनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा। अगर हम इनका परीक्षण करते हैं तो पोटेशियम आयन का परीक्षण देगा, सल्फेट आयन का परीक्षण देगा और एल्यूमिनियम आयन का परीक्षण देगा। परंतु यदि संकुल लवण को हम पानी में घोलते हैं तो यह सरल लवण बनाता है और ये संकुल लवण बनाता है। सरल आयन बनाएगा और संकुल आयन बनाएगा। जैसे इसका हम आयनीकरण करें तो 4K+ और FeCN6 4- जिसमें से ये हमारा सरल आयन है और ये संकुल आयन है। तो इस प्रकार पानी में घुलने के बाद K4FeCN6 में Fe फेरस आयन नहीं मिलेगा, हमको साइनाइड आयन नहीं मिलेगा, ये FeCN6 आयन के रूप में हमको प्राप्त होगा। अतः यह संकुल आयन होगा और ये पानी में घुलने के बाद अपने आयनों की प्रॉपर्टी खो देगा और अलग आयनों की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इस प्रकार से द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर होता है। अब हम आते हैं कि किसी उपसर्जक यौगिक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। जैसे K4FeCN6 K4FeCN6 को हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर K4FeCN6 तो इन सबको क्या कहते हैं, ये होता है काउंटर आयन, प्रति आयन, जिसको बोलते हैं काउंटर आयन या प्रति आयन। ये है यहाँ से संकुल आयन, इसमें Fe केंद्रीय धातु परमाणुीय आयन होता है। Fe केंद्रीय धातु परमाणुीय आयन होता है। यहाँ पर ये Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, इसलिए यहाँ पर ये आयन है, लेकिन अन्य यौगिकों में ये परमाणु भी हो सकता है। Cn अदर भी हो सकते हैं। Cn यहाँ पर लिगेंड कहलाता है। 6 उपसहसंयोजन संख्या, केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या ये कहलाती है, जो कि निश्चित होती है। यहाँ पर Fe की उपसहसंयोजन संख्या 6 होगी, जो कि ये निश्चित होगी। ये Fe की उपसहसंयोजन संख्या नहीं बदलेगी। बड़ा ब्रैकेट जिसको हम गुरु कोष्ठक भी कहते हैं, ये होता है उपसहसंयोजन गोला। उपसहसंयोजन गोला में ही संकुल आयन को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये है किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक को लिखने का तरीका। प्रति आयन वे आयन होते हैं जो संकुल आयन की उदासीनता को बना के रखते हैं। अब हम देखते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वह परमाणु अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ये Cn- H2 या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन। इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करने के संदर्भ में अगर लिगेंड्स का वर्गीकरण किया जाए तो ये एक दंतुर या बहुदंतुर होते हैं। एक दंतुर कहने का मतलब हुआ कि जब
कोई भी लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान करता है तो वो एक दंतु लिगेंड कहलाता है, जैसे कि Cn-। बहुदंतुर लिगेंड यानी कि पॉलीडेंटेड बहुदंतुर लिगेंड जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय परमाणु या आयन को प्रदान करता है, जैसे कि EN यानी एथिलीन डायमीन। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। तो एथिलीन CH2 के कारण और डाइएमीन NH2, तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु परमाणु को दे सकता है, इसलिए ये द्विदंतुर कहलाता है। बहुदंतुर में द्विदंतुर, त्रिदंतुर और षटदंतुर तक आते हैं। एक लिगेंड ऐसा है जो षटदंतुर होता है, उसको हम EDTA कहते हैं। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको, एसीटेट चलिए लिखते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा वो हमको पता चलेगा। तो इसकी संरचना के लिए ये अक्सर एग्जाम में आता है, कोई भी षटदंतुर लिगेंड का नाम लिखिए और उसकी संरचना लिखिए। तो एथिलीन CH2, एथिलीन डायमीन आपने देखा था NH2। तो दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें एसीटेट यानी CH2COO से, एसिटिक अम्ल के आयन से, तो ये आपका CH2COO माइनस CH2COO माइनस। सिमिलर वे में यहाँ भी इस नाइट्रोजन के भी दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है CH2COO माइनस से, ये हो गया CH2COO माइनस। तो जो भी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं उनको साइन से दर्शाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु ये होगा ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यानी 6 दाता परमाणु इसमें उपस्थित हैं, इसलिए ये कीलेट लिगेंड कहलाएगा और षटदंतुर लिगेंड है ये। अब कीलेट यौगिक क्या होते हैं? कीलेट उपसर्जनयोग्य यौगिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जो बहुदंतुर लिगेंड के साथ केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे COEN3, कोबाल्ट। और ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं, EN के द्वारा ये EN, एथिलीन डायमीन के दोनों नाइट्रोजन परमाणु इस प्रकार से जुड़े होंगे। इसकी ये चक्रीय संरचना इस आयन की बन जाती है, इसलिए ये कीलेट आयन कहलाता है। अब बच्चों, विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स में एक लिगेंड आता है उभयदंतु लिगेंड। वो लिगेंड होते हैं जिनमें कम से कम दो परमाणु उपस्थित होता है और इनमें से कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। जैसे Cn- में अगर कार्बन ये केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड देगा तो इसको हम साइनो लिखते हैं, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को तो इसको आइसोसाइनो लिखते हैं, या इसको साइनो N भी लिखा जाता है और इसको साइनो C भी लिखा जाता है। अब उपसर्जनयोग्य यौगिकों का IUPAC नेम लिखने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या की। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या की गणना कैसे की जाती है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के
ऑक्सीकरण संख्या की गणना। आप 11वीं क्लास में ऑक्सीकरण संख्या की गणना किसी भी यौगिक में कैसे की जाती है वो आप सीख चुके हैं। जैसे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, K2Cr2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या की गणना आदि को आप सीख चुके हैं। H2SO4 में सल्फर की। अब हम देखते हैं कि K4FeCN6 में Fe के ऑक्सीकरण संख्या की गणना कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। और आप जानते हैं पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और Cn लिगेंड यहाँ पर -1 के रूप में है, यानी कि Cn आपका CH- है, K प्लस है और इसकी संख्या 4 है, Cn की संख्या 6 है। तो यहाँ पर होगा K की संख्या 4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस Fe 1 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने X एज्यूम की हुई है। साइनाइड लिगेंड हमारे पास 6 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी इस पर आवेश 1 है और ओवरऑल ये यौगिक न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए पूरे चार्ज 0। 4 + X - 6 = 0, 4 - 2 X - 2 = 0, therefore X = +2। यहाँ पर हमको ऑक्सीकरण संख्या को चिन्ह के साथ लिखना है कि हमारे केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है या कि न्यूट्रल है, यह बताने के लिए। अब आप देखिए इस ऑक्सीकरण संख्या को K3FeCN6 में निकालेंगे तो क्या आता है। सिमिलर वे में हमने मान लिया है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो यहाँ पर 3 × +1 +1 × X + 6 × -1 = 0, 3 + X - 6 = 0, X - 3 = 0, X = +3। तो K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आती है। ये पहला यौगिक, ये दूसरा। अब हम देखते हैं कि संकुल आयन हो तो उसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ से FeCN6 4-। अगेन हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेते हैं। 1 × X + 6 × -1 = ओवरऑल चार्ज इस आयन पर चार्ज 4- है, ये -4, X - 6 = -4, X = 6 - 4, X = +2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आयन में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गई है। नेक्स्ट कोई भी एक धन आयन हम ले लेते हैं, जैसे COEN3 3+। अब यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन आप देखे थे कि ये उदासीन होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लेंगे। कोबाल्ट की हम अगेन मान लेते हैं कि X होगी, तो ये आपका X + 3 × 0 = ओवरऑल आवेश इस पर 3+ है, तो +3 X + 0 = +3, X = +3। तो इस प्रकार से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या इस आयन में +3 आ जाती है। कोई भी एक कार्बोनिल हम ले लेते हैं। कार्बोनिल में देखते हैं क्या होता है। निकेल टेट्राकार्बोनिल, ये तो इसमें फिर से निकेल की हम मान लेते हैं X है। कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड जब इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है तो इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। आगे के टॉपिक में हम जब उपसर्जक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो इसको लिखना सीखेंगे, किस प्रकार हम उपसर्जक यौगिकों को या आयनों का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कार्बोनिल बोलते हैं और आप देख रहे हैं कि ये उदासीन है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और यहाँ पर X + 4 × 0
ओवरऑल चार्ज भी इस पर शून्य है, x बराबर 0, यानी कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। आशा है आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।